वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज गुफ्तगू की मीडिया से और वहाँ पे उन्होंने जो स्टैट्स दिए हैं कोरोना के हवाले से, उसमें उन्होंने एक बात तो एक ही कि खुश आइंद बात यह है कि अभी तक उतने केसेस बढ़े नहीं जितनी हमारी तवक्को थे, लेकिन फिर उन्होंने एक अलार्मिंग बात उस टाइम ड्यूरेशन की है जो कि 15 से 25 मई के दौरान का है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मजीद प्रेशर आ सकता है हमारे सिस्टम के ऊपर, हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर। क्या मेहमानों का अपना इस सेगमेंट में जो हमारे साथ होंगे तारुफ करा दूं। डॉक्टर अताउर रहमान साहब हैं, प्रोफेसर खुर्शीद नदीम साहब हैं, मेंबर इस्लामी नजरियाती काउंसिल। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप की इजाज़त से मेरा ख्याल है डॉक्टर अताउर रहमान साहब आपसे आगाज़ करें। सर, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो आज बात की है जिसमें उन्होंने 15 से 25 के दरमियान के जो वक्त दिया है कि दोबारा इस पर प्रेशर बढ़ सकता है, ये किन बेसिस पे ये इन्होंने प्रोजेक्शंस दी हैं? चूंकि आप लोगों को तो मालूम है अभी वो कहते हैं कि जितने केसेस होने चाहिए थे शुक्र है उतने हुए नहीं हैं, तो आगे जाके बढ़ रहे हैं, तो किन अवामिल के बेसिस पे वो कह रहे हैं कि ये बढ़ सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये असल में रोजाना जो डेटा है उसको मॉनिटर किया जा रहा है कि रोजाना कितने नए केसेस किस किस सूबे से किस किस इलाके से रिपोर्ट हो रहे हैं, कितनी अमवात हो रही हैं, और उसके बुनियाद के ऊपर एक्सट्रापोलेट किया जा रहा है कि अगर ये रफ्तार रही तो आगे 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद क्या सिचुएशन होगी। तो इस बुनियाद के ऊपर ये सारा किया जा रहा है इस वक्त, और मेरे ख्याल से ये डेटा जो है ये खासा रीजनेबल है। हालांकि कुछ इसमें एक मसला ये है कि हमारे पास टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं, 6-7 हज़ार टेस्ट हो रहे हैं जबकि 20 हज़ार की कैपेसिटी है। लेकिन इसके बावजूद पंजाब में खास तौर पे अब उन्होंने एक रैंडम टेस्टिंग का जो अब शुरू कर रहे हैं मंडे से, ये बहुत अच्छा कदम है और मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को मुबारकबाद भी देना चाहूंगा। उससे आपको सही पता चलेगा जब आप रैंडम टेस्टिंग करेंगे, सिर्फ उनकी टेस्टिंग नहीं करेंगे जो आपके पास आ रहे हैं बीमारी की सूरत में और जिन पे आपके पास शुबा है, बल्कि मुख्तलिफ ग्रुप से रैंडम टेस्टिंग करेंगे तो फिर आपको ये अंदाजा होगा कि कितने लोग वाकई इसमें मुब्तला हैं, कितने फीसद पाकिस्तानी मुख्तलिफ ग्रुप्स के मुब्तला हैं। तो ये फिर से शुरू हो रही है। यही चीज मैं आपसे 2-3 हफ्ते से आपके प्रोग्राम में भी मैं कह रहा था कि हमें रैंडम टेस्टिंग बहुत अहम है। तो दिस आई थिंक इज वेरी गुड दैट इट्स हैपनिंग नाउ। लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर साहब 2 थ्योरीज हैं इसके बारे में कि ये इस बीमारी से हमारी जान 2 सूरत हाल में छूट सकते हैं। या तो कोई वैक्सीन बन जाए जिसका भी आप हमें बताएंगे कि क्या कोई मुस्तकबिल करीब में अंदेशा है? मेरा ख्याल है नहीं है, जो मैंने जहाँ तक पढ़ा है, शायद मैं गलत हूँ। दूसरा ये कि पूरा ही जो मुआशरा है या वो सोसाइटी है वो एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर ले, यानी कि उसमें से बहुत सारे लोगों को हो जाए और वो उसमें एक नेचुरल इम्यूनिटी खुद अपने तौर पे उसको डेवलप कर ले। क्या यही बात सही है या कोई और तरीका भी है? कहीं हम करीब हैं किसी ना किसी तरीके से इससे जान छुड़ाने के? आप बताइए। आपने सही फरमाया है। इसके अंदर जो वैक्सीन को तो आप भूल जाइए, 1-1.5 साल तक वैक्सीन तो नहीं आती, और क्योंकि उसका एक खास मुख्तलिफ मरहलों से गुजरना पड़ता है। वैक्सीन डेवलपमेंट, एनिमल ट्रायल्स होते हैं, फिर ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, FDA अप्रूवल होता है वगैरह। तो वो तो इस पूरा तूफान जो है ये गुजर जाएगा। हाँ, अगले साल खुदा न खास्ता ये दोबारा रिकर होता है तो उसके लिए वैक्सीन मौजूद होगी, लेकिन उसमें भी क्वेश्चन मार्क है कि क्या वो वैक्सीन काम करेगी या नहीं, क्योंकि ये शक्ल बदल रहा है। तो क्या आज की जिस शक्ल में है 6 महीने बाद और साल भर बाद हो सकता है उस शक्ल में ना हो। म्यूटेशंस हो रही हैं और ये साबित हुआ है कराची यूनिवर्सिटी में, मेरे इदारे में, कि इसके अंदर म्यूटेशंस हो चुकी हैं। लेकिन जो दूसरा है हर्ड इम्यूनिटी, तो खैर एक हद तक हो सकती है, लेकिन जो ज्यादा उम्मीद की किरण नजर आती है वो ये कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स एग्जिस्टिंग ड्रग्स पे हो रहे हैं पाकिस्तान से बाहर भी और पाकिस्तान के अंदर भी, उसके अंदर बहुत अच्छी रिजल्ट्स आ रही हैं। एक फ्रांस का ट्रायल हुआ है, अभी हाल में मुकम्मल हुआ है, 1063 पेशेंट्स के ऊपर ट्रायल हुआ है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन था, एजिथ्रोमाइसिन था और कुछ एंटीवायरल ड्रग्स थे उसके साथ, वो बहुत पॉजिटिव रहा और 93% पेशेंट्स रिकवर हो गए। पाकिस्तान में भी हमारा जो टास्क फोर्स है कोरोना वायरस का, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, उसके तहत एक क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है लाहौर में, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में। वो भी इन्हीं ड्रग्स पे हो रहा है, जिसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन और एक और है एंटीवायरल ड्रग ऑस्टेलमाविर, उसके ऊपर हो रहा है, और दूसरे एंटीवायरल ड्रग्स भी ट्राई किए जाएंगे। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है कि इंशाल्लाह अगले 2 हफ्ते के अंदर, 3 हफ्ते के अंदर ऐसे ड्रग्स आ जाएंगे जो मौजूद हैं पाकिस्तान में, जो इस्तेमाल हो रहे हैं दूसरी अद्वियात में, और जो इसको टैकल करने के लिए इस्तेमाल हो सकेंगे। अभी तक जो डेटा है वो बहुत ही हौसला अफजा इस लिहाज से है कि आप अमवात की शरह आप देख रही हैं कि कम है, और दूसरे आप ये देख रहे हैं कि जो वेंटिलेटर्स हैं आपके पास, जी बिल्कुल कम इस्तेमाल हो रहे हैं अभी तक, तो इससे सीरियस कंडीशन नहीं हुई, तो उससे सपोर्ट मिलती है। एब्सोल्युटली। एक और बात डॉक्टर साहब, ये जो सेकंड वेव की बात हो रही है, हमें देखा जैसे कोरिया
ہے साउथ कोरिया, हमने बड़े उसको कोट किया कि उन्होंने कितनी कामयाबी से इस पे काबू पा लिया। सिंगापुर में मैं देख रही हूँ, वहां से खबरें आ रही हैं। चीन के अंदर भी कुछ अभी पता नहीं, क्योंकि उनकी इंफॉर्मेशन एक बड़ी कंट्रोल है, उनके फिगर्स के ऊपर भी लोग क्वेश्चन करते हैं। तो ये जो सेकंड वेव है, ये तो लग रहा है जैसे खुदा ना खास्ता पहली वेव को पछाड़ेंगे तो फिर एक और लहर इंतजार कर रही है और उसके बाद मालूम नहीं कि क्या होगा। ये बहुत मुमकिन है। अब आप देखिए इन्फ्लुएंजा का वायरस देख लीजिए कि क्या वजह है कि उसके लिए कोई वैक्सीन, आप हर साल नई नई वैक्सीन डेवलप करते हैं और फिर भी एक हद तक वो इफेक्टिव होती है और फिर दूसरी वैक्सीन डेवलप करनी पड़ती है, क्योंकि ये शेप चेंज करते रहते हैं, अपनी साख बदलते रहते हैं, वैक्सीन नाकारा होती रहती हैं। तो हो सकता है कि ये लॉन्ग टर्म में ये कोविड-19 रहे, अपनी शक्ल बदलता रहे और जैसे फ्लू है, लेकिन उसके खिलाफ वैक्सीन डेवलप हो जाएं, उसको कंट्रोल कर सकें काफी हद तक हम। तो ये मुमकिनात में से है, लेकिन ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वेव जो है बिल्कुल हो सकती है। और इसके लिए सबसे पहले तो हमें पहली जंग जीतनी है। और जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग यही सबसे अहम इस वक्त जवाब है इस जंग में हमें जीतने का, और इसमें हम सबको कोऑपरेट करना पड़ेगा, चाहे वो मुख्तलिफ सियासी पार्टी। एब्सोल्युटली सर, और चाहे खुशी से करें या कुछ दिन ना करें, हमारी मजबूरी इस वक्त यही। हमारे साथ ही रही प्रोफेसर खुर्शीद नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी ख्वाहिश थी कि हम स्काइप पे ज्वाइन करते। बहरहाल मेंबर इस्लामी नजरियाती काउंसिल, बहुत शुक्रिया खुर्शीद नदीम साहब। आपसे मैंने सवाल करना था सर, स्पेसिफिकली ये जो आज 20 निकाती एलामिया सामने आया है, जिसमें ये तय हुआ है कि एक चंद शराइत के तहत, जिनकी कोई बहुत ही स्पेसिफिक शराइत हैं, ये जो मसाजिद हैं इसमें नमाज हो पाएगी और रमज़ान के दरमियान। सर पहले तो मैं इस पे आपका व्यू इसलिए जानना चाहूंगी कि जब हम देखते हैं कि भी दुनिया भर में जो बड़े मकामात है इबादत के, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, वहां पे बड़ी कॉशियस हैं गवर्नमेंट्स। हमने फिर भी अपने हालात को देखते हुए फैसला करना है, लेकिन ये फैसला आपको कैसा लग रहा है जो इस वक्त आज हुआ है? सादा तरीन अल्फाज में मैं तो इसे मायूस कुन कहूँगा। जो सूरत हाल इस वक्त डॉक्टर साहब अभी बता रहे हैं आपको, ज़ाहिर है ये फन के लोग हैं, जानते हैं सारा। सोशल डिस्टेंसिंग जबर के साथ ही होगी, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है लॉकडाउन करने का। मसाजिद को बंद करने की बात नहीं हो रही। मसाजिद में आप मौज़न होता है, इमाम साहब होते हैं, वहाँ एक खादिम होता है, तो मस्जिद में अजान भी होती है, बाजमात नमाज भी आप अदा कर सकते हैं। उसके बाद अवाम के लिए तो उसको बंद होना चाहिए। इसकी बुनियादी वजह ये है कि ये जितना 20 नकाती एलामिया जारी किया गया है, ये सारे वो चीजें जिनका ताल्लुक समाजी आदाब से है। लोग ये कर लें, लोग वो कर लें, लोग ये ना करें। अब आप बताइए कि अगर कोई समाजी आदाब का आपको मालूम ही है कि हमारे यहाँ शौरी सतह क्या है समाज जी, क्या लोग इसका एहतमाम कर पाएंगे, और जब नहीं कर पाएंगे तो आप उनको कैसे रोकेंगे? फिर उसमें ये बात भी बड़ी मुबहम है कि 50 साल से कम उम्र के लोग ना जाएं और फला ना जाएं। आज ही भी आपको बताती है कि 21 साल से 60 साल की उम्र के लोग इसका ज्यादा शिकार हो रहे हैं जी। तो ये पुरानी बात हो गई कि ये बड़ी उम्र के लोगों को होगा और छोटी उम्र के लोगों को नहीं होगा, ये सबको होता है। लेकिन तो ये बात डॉक्टर से बता दी कि इलामतें भी जरूरी नहीं है। आप पर सामने कोई इलामत नहीं है तब भी आप हो सकते हैं, एक मरीज हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि एक नफली इबादत थी, ऐसे भी ज़ाहिर तहज्जुद पढ़ना चाहिए लोगों को रमजान के दिनों में, उसकी तरजीह देनी चाहिए थी। लेकिन उसको जो खोल रखा गया और जिस तरह की ये आसानियां पैदा की गई, मुझे खतरा है। और हाकिम बदहान अगर इसमें एहतियात ना बरतेगी तो बहुत खतरनाक सूरत है। लेकिन डॉक्टर साहब एक और बात भी करते हैं खुर्शीद नदीम साहब, प्रोफेसर साहब, वो ये है कि जब हम कारोबार और दीगर चीजों को रिलैक्सेशन दे रहे हैं और उनको कह रहे हैं जी कि आप इन शराइत के साथ, इन SOPs के साथ अपना काम जारी रखिए, तो अगर खुद उलमाए कराम अपने SOPs बना रहे हैं, उन पे अमल करने की पता नहीं वो मुकम्मल तौर पे करा पाएंगे या नहीं, लेकिन एटलीस्ट वो अश्योरेंसेस दे रहे हैं, तो बाकियों में और इसमें फिर फर्क क्या है? अगर उनकी बात मान रहे हैं बाकियों की, तो फिर इनकी बात भी मानी जानी चाहिए ना? नहीं, दो अलग चीजें। अगर तो मस्जिद कोई कारोबार है, मस्जिद कोई दुकान है और आप चाहते हैं कि बाकी सबको हक दे दिया कि उनकी दुकानें खुली हैं तो हमारी दुकान क्यों ना खुले, तो फिर तो जवाब दिया जा सकता है। ये मुझे बड़ी मज़ा खेज की दलील है कि देखिए शहर में 6 जगह मक्तल आबाद है, लिहाजा 7वां मक्तल हमें भी आबाद करने दें। कोई दलील नहीं है। दलील तो मजहब की तो इखलाक और अक्ल की बुनियाद पे होनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग बाकी लोग नहीं कर रहे तो क्या इसको जवाब बना के आप मसाजिद को भी खोलेंगे? ये बात मेरे नजदीक तो कभी काबिल कबूल नहीं हो सकती। दूसरा ये है कि वो जो कारोबार खोले जा रहे हैं वो भी बहुत नागुज़ीर नौइयत की चीजों की तरफ कहा जा रहा है, इसलिए कि उसको मईशत को चलना है। लेकिन इसके बावजूद मुझे तो उससे भी इत्तेफाक नहीं है। मेरे नजदीक लॉकडाउन के अलावा कोई हल नहीं है
जब तक कि सिचुएशन पूरी तरह हमारे कंट्रोल में नहीं आ जाती। इसलिए मैं तो नहीं समझता कि ये दलील यहाँ इसलिए काबिल कबूल होगी क्योंकि 4 जगह और खुला हुआ है तो यहाँ हमें भी खोलने दे। ये अल्लाह का घर है, ये कोई दुकान थोड़ी है कि हमें भी जवाबन कारोबार प्रोफेसर साहब, यहाँ पर मैंने बड़ी तफसील से बात की और मैंने उनकी खदशात और जो सिफारिशात थी मैंने वो जानने की कोशिश की। लोग हमारे यहाँ पर जज्बाती ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू बाकी ममालिक भी। आई एम श्योर मुसलमान वहाँ पे बसते हैं, शायद मुसलमान जहाँ भी वो पाबंदी करते हैं जब रियासत उनसे इस बात का मुतालबा करती है। हमारे यहाँ लोग पाबंदी कर नहीं रहे हैं। ये जज्बातियत का फैक्टर यहाँ क्यों है ज्यादा? यहाँ पे क्यों लोगों को लगता है खतरे में है उनका ईमान? हाँ, ये बड़ी अहम बात है। देखिए हमारे यहाँ मसला ये है कि दुनिया भर में रियासतें अपने तौर पे फैसला करती और फिर बाकी लोगों से कहती है कि उस पर एतबार करें और उस पर उसकी तनफीज में हमारा साथ दें। सऊदी अरब में बैतुल्लाह बंद हो गया, मस्जिद नबवी बंद हो गई, सारे तुर्की में हर जगह यही हुआ। उन्होंने ये नहीं किया कि पहले उलमा को बुलाया हो, फिर उनसे मशवरा किया हो, फिर कहा हो अगर आपकी तब नाजत पे गरा न गुजरे तो फिर हम मस्जिदों के बारे में ये इकदाम करते हैं। ये कहीं नहीं हुआ। यहाँ आप देखिए सदर मुल्कत कभी अल-अज़हर से फतवा ला रहे हैं, कभी उलमा से मिल रहे हैं, कभी किसी और से मिल रहे हैं और फिर उनकी मदद के बाद आप मसले को हल करना चाह रहे हैं। रियासत का काम है लोगों की जानो माल का हिफाजत। रियासत को एक फैसला करना चाहिए था कि मसाजिद जो है वो खुली रहेंगी, लेकिन इस तरह से उसमें अजान भी हो रही है, मस्जिद का खादिम है, इमाम साहब हैं, वह नमाज भी हो रही है, फर्ज नमाज है। लेकिन ये जो तरावी की नमाज है तो वैसे ही नफर नमाज है, तो आप लोग घरों में इसको पढ़िए और इंशाल्लाह जब हालात दोबारा होंगे तो अवाम आए। फिर दूसरी चीज आप ये देखिए कि उलमा खुद ये बात कह रहे हैं, लोगों को रोकना हमारा काम नहीं है, ये हुकूमत का काम है। तो हम तो कोई मकसद में आएगा तो हम तो नहीं रोकेंगे, हमारे पास कोई कुव्वत नाफिजा नहीं है। ये बात उनकी दुरुस्त है, ये हुकूमत का काम है। तो हुकूमत ने जितने आज 20 नकात जारी किए ये सोशल नोयत की हदायत हैं। अगर आप उस पर अमल नहीं करते और हमें मालूम है कि लोग अमल नहीं करते, उसके बाद खुदा न खास्ता कोई सूरत हाल अगर खराब होती है तो आप उसको कैसे रोकेंगे? तबलीगी जमात का इज्तिमा के नताज आपने देख लिए, सादा लोही में उसके कितने नुकसान हुए, वो एक आलमी मसला बन गया तबलीगी जमात की। मलेशिया से लेके फलस्तीन से लेके इंडिया से लेके पाकिस्तान तक लोग ये कह रहे हैं और आपको मालूम है कि इंडिया में तो उसके खिलाफ कत्ल के मुकदमात तक दर्ज होने लगे हैं। तो इस मौके पे मजहब को मजाक नहीं बनवाना चाहिए था। अहले इल्म को, अहले मजहब को चाहिए था कि वो मजहब के बारे में इस तासुर को न पैदा होने दें कि हम भी गोया उसी तरह की चीज कर रहे हैं जैसे लोग कर रहे हैं। ठीक है खुबाई, साथ ही रहिए। प्रोफेसर साहब, मुझे बस आखिरी सवाल डॉक्टर ताउर रहमान साहब आपसे पूछूंगी, फिर हम इस बहस को समेटेंगे। सर, अभी जो वक्त है वो ये है कि 5वां छठा हफ्ता है, लोगों की अब थोड़ी सी बर्दाश्त खत्म भी हो रही है। अब ये क्रिटिकल पॉइंट ऐसा है कि जहां पे आज वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि अगर एहतियात ना की तो इट कैन गो आइदर वे। लेकिन लोगों ने अपना कारोबार भी करना है, काम भी करना है, नहीं खाएंगे तो मुश्किल है, अगर जाते हैं बाहर तो मुश्किल है। दरअसल इसमें 4 सुतून हैं इस जंग के अंदर जिनको हमें चारों को मजबूत करना है। सबसे पहले टेस्टिंग और हाई क्वालिटी टेस्टिंग और सफिशिएंट नंबर्स के अंदर। दूसरा जो है आइसोलेशन, कि जहां जहां टेस्टिंग कर ली उन लोगों को क्वारंटाइन करें जो वाकई बीमार हैं और जिनको साबित हो गया है। तीसरा ट्रेसिंग, उस पर हम बिल्कुल बहुत कम काम कर रहे हैं कि उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं यूरोप में और जर्मनी में, इंग्लैंड में 3-3 लाख 2-2 लाख लोगों को एम्प्लॉय किया जा रहा है ताकि वो ट्रेस कर सकें कि इनके कॉन्टैक्ट्स कहाँ कहाँ हैं और उनको भी देख सकें और टेस्ट कर सकें। ये तीसरा है टेस्टिंग। और चौथा जो है वो है स्मार्ट लॉकडाउन, के जो इलाके ऐसे हैं जहां पे ज्यादा केसेस हैं, हॉटस्पॉट्स हैं, उनको खास तौर पे लॉकडाउन किया जाए। तो ये चारों को लेके हमें साथ चलना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह समड अप वेरी वेल डॉक्टर ताउर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर खुर्शीद नदीम साहब, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक पर जाएंगे, उसके बाद वापस आएंगे तो